नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फोर्थ लेसन का लास्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। साक्षरता साक्षरता के बारे में हम बात करेंगे। साक्षरता देखिए, लिटरेसी क्या होती है कि साक्षरता के द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक पहलुओं का मतलब जिस देश में साक्षरता दर उच्च होगी तो वह देश सभी पहलुओं में अपनी उत्तम स्थिति को दर्शाएगा। मानव शास्त्री इसे सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। जो बात हम कर रहे हैं ना कि साक्षरता दर उच्च होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस देश का एक तो सामाजिक जो स्तर है वो ऊंचा होगा, साथ में ही वो आर्थिक रूप से संपन्न भी होगा। इसलिए मानव शास्त्री जो हैं वो साक्षरता को सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। अगर किसी भी देश को सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर उसे विकसित करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस साक्षरता को बढ़ाना है। उस देश की अधिकांश जनसंख्या को साक्षर करना होगा आपको, फिर वह देश सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएगा। 2001 के अब देखिए साक्षरता किसे कहेंगे हम। 2001 के अनुसार 7 वर्ष, ध्यान देना यहाँ पे, पहले 7 वर्ष की जगह 5 वर्ष था, 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक, लेकिन 2001 की जनगणना में 7 वर्ष कर दिया। इस 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष तक का जो बच्चा है वो यहाँ पे कंसीडर कर दिया। 2001 के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, 7 वर्ष हो सकता है और 7 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति है वह किसी भी भाषा में भाषा उसकी कैसी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की भाषा हो सकती है, किसी भी भाषा में एक तो वो लिखना जानता हो, चीज़ों को लिख सके और पढ़ सके, पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, साथ में ही गणितीय आकलन, ये चीज़ पहले नहीं थी, गणितीय आकलन इसमें पहले कंसिडर नहीं था, लेकिन 2001 में ये चीज़ भी ऐड हो गई इसमें, है ना। गणितीय आकलन का मतलब ये होता है कि उसे साधारण सा जोड़ गुणा बाकी भाग जो है ना वो तो आना चाहिए ना, 2 और 2 4 होते हैं, तो इस प्रकार से उसे मोटा मोटा गणितीय आकलन भी करना आना चाहिए ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे, लिटरेसी कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम साक्षरता कहते हैं। तो इस प्रकार के आकलन को साक्षरता कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया जो है, इस प्रकार का जो जब कोई बच्चा 7 वर्ष का हो या 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो और जब वह पढ़ना और लिखना साथ में ही गणितीय आकलन करना भी सीख लेता है तो उसे हम साक्षर कहते हैं। उस बच्चे को हम साक्षर कह रहे हैं। और जो वो कर रहा है ना, लिखना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है और गणितीय आकलन करना सीख रहा है, तो जो वो कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, साक्षरता कह रहे हैं, ठीक है ना। 1991, देखिए हम जो ऊपर बात कर रहे थे ये कब था, 1991 की जो जनगणना हुई है उसमें साक्षर व्यक्ति की जो आयु थी वो कितनी मानी गई थी, 5 वर्ष मानी गई थी। और 2001 में इस 5 वर्ष को बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान कर लेंगे। मानव विकास सूचकांक के आयामों में, मानव विकास सूचकांक जो हम अगला लेसन पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, HDI की हम बात कर रहे हैं। मानव विकास का मतलब क्या हुआ, HDI, इसके बारे में हम 5वां लेसन जो है वो सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के जो आयाम होते हैं, इसके जो आयाम होते हैं, आयाम मतलब जैसे प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है ना, प्रति व्यक्ति आय हो गया, साक्षरता हो गया और जीवन प्रत्याशा हो गया, 3 इसके आयाम होते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं। सेपरेट तरीके से हम बात कहाँ करने वाले हैं, 5वें लेसन में करने वाले हैं, है ना। तो मानव विकास सूचकांक के जो आयाम हैं, 3 आयाम होते हैं इसके, जो हम 5वें लेसन में इसकी सेपरेट तरीके से बात भी करेंगे। साक्षरता को महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। 3 आयामों में एक आयाम साक्षरता भी तो है ना, साक्षरता हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया और जीवन प्रत्याशा हो गया, 3 आयाम हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन दर, जनसंख्या का जो प्रजनन दर है, प्रजनन दर का मतलब होता है जन्म दर, मृत्यु दर,
गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब होता है प्रवास, माइग्रेशन। तथा व्यवसाय संबंधी पक्षों को प्रभावित करती है, व्यवसाय संबंधी जो पक्ष होते हैं उनको प्रभावित करती है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा 25वां लेसन जो राजस्थान के संदर्भ में है उसमें भी साक्षरता वाला टॉपिक है, 25वें लेसन में भी है राजस्थान के संदर्भ में। जबकि हम विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हम साक्षरता को पढ़ रहे हैं। साथ में हम जो 13वां लेसन और 14वां लेसन, जो 2 लेसन हम भारत की जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये साक्षरता वाला बिंदु है। तो ये टॉपिक तो तीनों ही लेवल पर है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग भी नहीं है। मतलब कारक तो वही होंगे ना, चाहे वो राजस्थान स्तर पर हो, चाहे वो भारत के स्तर पर हो, चाहे वो विश्व के स्तर पर हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको आप अच्छे से बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार से आपको याद करना है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो आर्थिक विकास का स्तर जो होता है वो प्रभावित करता है साक्षरता को, एक नगरीय जीवन स्तर है वो साक्षरता दर को प्रभावित करता है, एक महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है वो साक्षरता दर को प्रभावित करती है, एक आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो साक्षरता दर को प्रभावित करती है ना, और एक प्रमुख सरकारी नीतियाँ। अब एक एक को लेकर के हम हल्की फुल्की बात कर लें। आर्थिक विकास का स्तर, मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई देश आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो अच्छी अच्छी शिक्षा की नीतियाँ नहीं बना पाएगा, और जब अच्छी अच्छी शिक्षा की नीतियाँ नहीं बना पाएगा तो उस देश के जो लोग हैं वो साक्षरता के तौर पर वो क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, साक्षरता अच्छी स्थिति में नहीं होगी उस देश की, है ना। तो एक आर्थिक जो कारक है वो भी, इकोनॉमिक रूप से अगर कोई देश या कोई व्यक्ति संपन्न नहीं होता है तो वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाता है ना। तो इसलिए आर्थिक विकास का स्तर भी शिक्षा की जो दर है, साक्षरता की जो दर है उसको प्रभावित करता है। नगरीय जीवन स्तर, हमने देखा है कि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के अच्छे अच्छे संस्थान होते हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता, उच्च शिक्षा संस्थानों का अभाव होता है ना। तो नगरीय जीवन जो है वो भी शिक्षा दर जो है, उस साक्षरता दर जो है उसको प्रभावित करता है, शिक्षा को प्रभावित करता है ना, साक्षरता को प्रभावित करता है। अब महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, हमने देखा है कि आज भी परंपरागत और रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित है मानव। कैसे कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। अब लड़कियों को तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक है ना, और लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, है ना। अधिकांश लोगों में ये आज भी, ग्रामीण परिवेश के कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ आज भी हैं, ठीक है ना। वो दोनों में बराबर इक्वल नहीं मानते उनको, तो महिलाओं को शिक्षा ही कम दिलवाई जाती है, इसलिए महिलाओं का सामाजिक शोषण होता है। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट बनता है। उसके बाद में आधारभूत जो सुविधाएं हैं, अब आधारभूत सुविधाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड माइंड तो रखते हैं लेकिन उनके पास में सुविधाओं का अभाव होता है, संसाधनों का अभाव होता है। तो जब प्रॉपर संसाधन उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि साक्षरता के तौर पर वो पिछड़ जाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं। और मूलभूत जो प्रमुख जो सरकारी नीतियाँ हैं उनकी हम बात कर लें। कुछ देशों के द्वारा अन्य सभी प्रकार की नीतियाँ तो बनाई जाती हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से शिक्षा देने के लिए अच्छी शिक्षा की नीतियाँ नहीं बनाई जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाला। विकासशील व अल्प विकसित देशों में साक्षरता का प्रतिशत, विकासशील और जो विकसित देश हैं, एक तो विकासशील देश हो गया और एक अल्प विकसित। विकसित तो हैं जैसे, लेकिन अल्प विकसित हैं, जैसे भारत है। अभी जैसे भारत थोड़े दिन पहले विकासशील श्रेणी में चल रहा था, लेकिन वर्तमान समय में भारत जो है थोड़े दिन पहले विकासशील देशों की श्रेणी से चल रहा था। अभी क्या है कि वो अल्प विकसित तो नहीं हुआ है लेकिन उस विकसित और विकासशील की श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में है। तो विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो कौन सी स्थिति हो गई, अल्प विकसित हो गई ना। तो अल्प विकसित देशों में साक्षरता का प्रतिशत अगर हम क्रम से देखते हैं, एक तो विकासशील देशों में, विकासशील जो देश हैं
76.6%। और ये 15+ का मतलब होता है कि 15 वर्ष से 15 और 15 से अधिक वर्ष के जो लोग हैं उनका प्रतिशत है ये, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे 85.2%, 15 से 24 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है उसका ये प्रतिशत है। किसमें? विकासशील देशों का। ये पहले हमने जो देखा है ये विकासशील देशों का है, 15 वर्ष तक के बच्चे, 15 और 15 से अधिक, ठीक है ना। उसके बाद में 15 से 24 वर्ष तक का जो प्रतिशत है विकासशील देशों में 85.2% है। ये 76.6% जो है ना, 15 और 15 से अधिक, ठीक है। जबकि अल्प विकसित जो देश हैं उनमें, अल्प विकसित देशों में 54.2% है 15 वर्ष तक के बच्चों का। तो जबकि 15 से 24 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें 64.2% है, ठीक है ना। किसमें? अल्प विकसित में। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व स्तर पर 100% साक्षरता वाले देश। 100% का मतलब होता है जिन देशों की साक्षरता जो है वो 100% है, मतलब पूरी तरह से वो देश साक्षर कंट्रीज के रूप में है, साक्षर देश हैं। 2008 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की औसत साक्षरता दर, विश्व की औसत साक्षरता दर, इसको आप ध्यान कर लेंगे। विश्व की औसत साक्षरता दर कितनी है? 77% है, संपूर्ण विश्व की औसत। अब जापान में 100% साक्षरता है, ऑस्ट्रेलिया में 100% साक्षरता है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। इन देशों की जो साक्षरता है वो 100% है। ये पूरी तरह से साक्षर देशों की श्रेणी में आते हैं। उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्थाएं उच्च साक्षरता दर व उच्चतर शैक्षणिक स्तर का दर्पण होती हैं। अब देखिए ये हल्की फुल्की एक लाइन क्या है कि उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्थाएं, जो उन्नतशील या उच्च श्रेणी के जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो उच्च साक्षरता दर व उच्चतर शैक्षणिक स्तर की दर्पण होती हैं। मतलब उच्च नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें एक तो साक्षरता दर उच्च होती है, साथ में ही जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो भी उच्च स्तर की होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को लेकर के हम बात करते हैं। व्यावसायिक संरचना, हालांकि वैसे तो हमने इसमें लेसन नंबर 7 जो है उसमें अच्छे से हमने इसका अध्ययन कर लिया है, व्यावसायिक जो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें कर लिया है। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में संलग्न कार्यशील जनसंख्या के व्यवसाय, कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है जो काम करती है, जिसमें गतिशीलता होती है, कार्यशील जनसंख्या को हम सक्रिय जनसंख्या भी कहते हैं। और सक्रिय जनसंख्या हम जानते हैं कि जो युवा अवस्था के जो लोग होते हैं, जो है ना नौजवान जिनको हम बोलते हैं सामान्यतः, उन लोगों में कार्यशील क्षमता होती है, कार्य को करने की क्षमता उनमें होती है। कार्यशील जनसंख्या के व्यवसाय व कार्यों का अध्ययन किया जाता है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत, मतलब व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत। व्यावसायिक संरचना के आधार पर जनसंख्या समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में व्यावसायिक संरचना के आधार पर। एक तो है कार्यशील, कार्यशील को हम क्रियाशील भी कह रहे हैं, सक्रिय जनसंख्या। कार्यशील कह सकते हैं, क्रियाशील कह सकते हैं, सक्रिय कह सकते हैं, ठीक है ना। सक्रिय कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता इस वर्ग में ही होती है। और हमने लास्ट क्लास में जब हम आयु वर्ग के बारे में बात कर रहे थे ना, आयु संरचना के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे एक तो हमने युवा वर्ग देखा, प्रौढ़ वर्ग देखा और वृद्ध वर्ग देखा। तो युवा वर्ग और आपका जो वृद्ध वर्ग है ये दोनों ही किसके ऊपर निर्भर होते हैं? ये प्रौढ़ वर्ग के ऊपर निर्भर होते हैं। तो वास्तव में ये क्रियाशील जो है, क्रियाशील जो है, सक्रिय जो है और कार्यशील जो जनसंख्या होती है वो प्रौढ़ जनसंख्या ही होती है। जब जनसंख्या में कार्य करने की उत्तम क्षमता व विकास को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की दक्षता पाई जाती है तो उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जैसे बाल वर्ग व वृद्ध जनसंख्या को छोड़कर,
एक तो बाल वर्ग को छोड़ दें, बाल वर्ग मतलब युवा वर्ग, एक वर्ध जनसंख्या जो है बुजुर्ग जो लोग हैं, एक तो बच्चों को छोड़ दें और एक बुजुर्ग लोगों को छोड़ दें, तो शेष जनसंख्या जो है जिसको हम आयु संरचना के अनुसार 15 से 65 वर्ष या 15 से 65 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं, 15 से 65 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं, उनको ही हम सक्रिय जनसंख्या के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें बाल वर्ग भी नहीं आएगा और जो बुजुर्ग लोग हैं, वर्ध जनसंख्या है, वो भी इसमें नहीं आएगा, यही जनसंख्या इसमें आएगी। अब देखिए निष्क्रिय जनसंख्या। निष्क्रिय मतलब जो काम ही नहीं करते हैं, जो शारीरिक, जैसे बुजुर्ग शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, वो तो उनमें काम करने की क्षमता नहीं होती, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं उनमें इतनी समझ ही नहीं होती है कि वो किसी काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो निष्क्रिय जनसंख्या समूह होता है बुजुर्ग, जो मतलब बाल वर्ग जिसको हम युवा वर्ग कह रहे हैं, युवा वर्ग और वर्ग वर्ग जो है वो निष्क्रिय जनसंख्या या अकार्मिक। अकार्मिक मतलब काम नहीं करते हैं ये लोग। और किसके ऊपर निर्भर होते हैं? ये सक्रिय जनसंख्या के ऊपर निर्भर होते हैं। जनसंख्या समूह, इस जनसंख्या समूह के अंतर्गत बाल वर्ग को हम युवा वर्ग भी कह रहे हैं, और इसमें उम्र कितनी है? 0 से 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तथा वर्ध आयु वर्ग मतलब 65 वर्ष से अधिक, 65 तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो वर्ध वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह आयु वर्ग सक्रिय जनसंख्या पर निर्भर रहता है। सक्रिय जनसंख्या पर निर्भर रहता है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो बाल वर्ग या जो युवा वर्ग होता है वो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसके ऊपर निर्भर रहता है? शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर रहता है? प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार से वृद्ध आयु वर्ग जो है, अब शिक्षा तो इनको चाहिए नहीं ना, तो इनको जो स्वास्थ्य है और भोजन, ये दो चीज़ें जो हैं, ये लोग भी प्रौढ़ जनसंख्या के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यवसायों के निम्न वर्ग माने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, उसके अनुसार व्यवसाय जो हैं उसके निम्न वर्ग माने गए हैं, जिनकी बात हमने 7वें लेसन में अच्छे से डिटेल से कर ली है। व्यवसाय के प्रकार, यहाँ पे देखिए रेखात्मक एक डायग्राम मोटा मोटा मैंने बना दिया है। व्यवसाय के जो प्रकार हैं, हमने 5 प्रकार के व्यवसाय पढ़े हैं। प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा हमने, द्वितीयक व्यवसाय हमने पढ़ा है, तृतीयक व्यवसाय हमने पढ़ा है और चतुर्थक व्यवसाय हमने पढ़ा है, और पंचम प्रकार का व्यवसाय भी है। लेकिन इस लेसन में आपका जो पंचम प्रकार का व्यवसाय है उसे कंसिडर नहीं किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है। 4 व्यवसाय इस लेसन के अंतर्गत दिए गए हैं। वैसे प्रॉपर तरीके से अगर हम व्यवसायों की बात करते हैं तो 7वें लेसन में हमने की है, तो वहाँ पे 5 जो व्यवसाय हैं, व्यवसायों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित होता है। द्वितीयक व्यवसाय कच्चे माल पर आधारित होता है। औद्योगिक इकाइयाँ, विनिर्माण इकाइयाँ द्वितीय व्यवसाय में तो होती हैं ना, और कच्चा माल जितना भी प्राप्त होता है वो प्राथमिक व्यवसाय से ही होता है ना। तृतीयक व्यवसाय में अब सेवा क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र पर आधारित है ये। और चतुर्थक व्यवसाय जो है बौद्धिक ज्ञान के ऊपर आधारित है, बौद्धिक ज्ञान के ऊपर आधारित है, मतलब एडवाइस करते हैं, ये सलाह देते हैं इन प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को। ये मैनेजमेंट, प्रबंधन का जो काम करते हैं, अनुसंधान आदि जो काम सहयोग करते हैं, शोध का कार्य करते हैं, वैचारिक इनको मैनेजमेंट मतलब इनको सलाह देने का काम करते हैं, है ना। तो ये सारे काम चतुर्थक व्यवसाय के लोग करते हैं। तृतीयक व्यवसाय में जो भी सेवाएं होती हैं, जैसे संचार संबंधी सेवाएं हो गई, परिवहन संबंधी सेवाएं हो गई, व्यापार संबंधी सेवाएं हो गई, है ना। और विनिर्माण उद्योग जो है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, प्रसंस्करण जो है, विद्युत उत्पादन जो है, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। प्राथमिक व्यवसाय की देखिए बात करते हैं हम। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल किए जाते हैं? आखेट करना, आदिम कृषि करना, कृषि तो करना, लेकिन किस प्रकार की कृषि करना? आदिम कृषि करना। अगर कृषि को हम मॉडिफाई तरीके से कर रहे हैं, जैसे अभी अब आपका जो चीन है, चाइना जो है, जापान जो है, ये मॉडिफाई तरीके से कृषि कर रहे हैं। अब चावल के जो खेत है उनमें मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक उन्नत कृषि हो गई ना।
तो इस प्रकार की कृषि नहीं, उन्नत कृषि नहीं, आदिम प्रकार की, जिसमें परंपरागत तरीके से ही, जो परंपरागत या प्राचीन जो औजार हैं उनकी सहायता से ही बिना किसी खाद बीज के ही कृषि की जाती है, तो वो आदिम प्रकार की कृषि होती है। मत्स्य पालन करना, और वो भी किस प्रकार का, प्राचीन तौर तरीके से। पशुपालन भी वही है, खनन कार्य भी वही है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ज्ञान विस्तार है, वैचारिक क्रिया, यहाँ पे ये वैचारिक क्रिया है, शोध कार्य है, अनुसंधान कार्य है, ज्ञान विस्तार है। अब इसमें देखिए, जो तृतीयक व्यवसाय होता है ना, वो उपभोक्ता व उत्पादन के मध्य की कड़ी होता है। उपभोक्ता व उत्पादन के मध्य की कड़ी। तृतीयक व्यवसाय को हम उपभोक्ता और उत्पादन के मध्य की कड़ी मानते हैं। और वास्तव में तृतीयक व्यवसाय का भी कौन सा जो है, उपभोक्ता और उत्पादन के मध्य की कड़ी किसे मान रहे हैं हम, व्यापार को। एक व्यापारी क्या करता है कि उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, औद्योगिक इकाइयों से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, उनको उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो हम उपभोक्ता व उत्पादन के मध्य की कड़ी किसे मान रहे हैं, व्यापार को मान रहे हैं। और किसके, कौन से व्यवसाय के अंतर्गत मान रहे हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत मान रहे हैं। तो इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। नोट देखिए, विकसित देशों में तृतीयक व्यवसाय में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, जो विकसित देश हैं उनमें कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 40 से 45% तक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय का प्रतिशत 60 से 70% है। तभी तो वो देश विकसित कंट्रीज के रूप में है ना। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अमेरिका आप जानते ही हो विकसित श्रेणी में आता है। तो ये विकसित देश हो गए ना। और इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जनसंख्या जो है ना, उसका प्रतिशत अधिक है, 60 से 70% देख लिए आप, है ना। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम बात कर लें। पहला जो प्रश्न है, आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, एज स्ट्रक्चर क्या है, इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। बहुत ही कॉमन प्रकार का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगानुपात, जो अभी 2020 में भी आया हुआ है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, कॉमन सा सूत्र जो है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विश्व में लिंगानुपात के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति में, मतलब स्त्रियां कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, मतलब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। तो ये इस प्रकार से निराशाजनक स्थिति या असंतुलन की जो स्थिति है या प्रतिकूल जो स्थिति है, उसके पीछे क्या कारण है वो बताना है। चौथा क्वेश्चन जो है, विश्व स्तर पर लिंगानुपात को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या संगठन में 2 अंतर बताइए। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या संगठन में 2 अंतर बताइए। यहाँ पे 2 अंतर बताने हैं। छठवां क्वेश्चन जो है, साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। ये तो वैसे 7वें लेसन में तो आपको सेपरेट तरीके से पढ़ना ही है, 5 जो व्यवसाय हैं उनको। तो प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां, वो है नगरीय जनसंख्या को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। नगरीय जनसंख्या को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमें पता है ना, 3 भागों में बांटा गया। अभी हमने पढ़ा ना, 60 से अधिक, 40 से 60 और 40 से कम, 3 हो गए ना। तो ये अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे और 1-2 रोज़ में मैं जो है PDF डाल दूंगा 5वें लेसन का। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं कल।